चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सेक्टर एनालिसिस और इसमें हम आगे के सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस सेक्टर की हम बात करेंगे ये इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है और इसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। अब देखिए ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, ये इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। ठीक है, तो इंसान की बैकबोन ना हो तो स्टैंड कर लेगा नहीं ना। इसी तरह से अगर ये सेक्टर अच्छा ना करे तो इकोनॉमी भी अच्छा नहीं करती है। अब आपको समझना है कि बैंकिंग का काम क्या होता है। तो मुझे बताओ बैंकिंग का सबसे पहला काम क्या होता है ना? लोन्स देना और डिपॉजिट रिसीव करना। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, दो फॉर्म में होते हैं। वैसे तो कई फॉर्म में हो सकते हैं पर मेजर दो फॉर्म होते हैं। तो पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। ऐसा ही है। इसी को बोलते हैं कासा रेशो। क्या बोलते हैं? कासा। अब ये जो कासा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। पता है क्यों? ऐसा इसलिए कि करंट अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट देता है बैंक और सेविंग अकाउंट पे 3% का इंटरेस्ट देता है। अब सोचो कि अगर जो बैंक में पैसा रखने वाले लोग हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो अपना पैसा बैंक में बढ़ा दें। समझो किसी बैंक के पास 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, अब वो बढ़कर हो जाए 2 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट्स है उसके लिए बैंक को कितना पे करना पड़ रहा है? इसके लिए तो 0%, इसके लिए 3%। तो दोनों का एवरेज निकाल लो। 1.5% का बैंक पे कर रहा है। अब 1.5% का जब बैंक पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो उसको लैंड करता है। बैंक का जो मेजर काम होता है लैंडिंग, वो उसको लैंड करता है 12% पे। ठीक है, अब वो जो 12% बैंक के पास आ रहे हैं उसमें बैंक का मार्जिन कितना बचा? कितना बड़ा? 10.5%। अब ये जो 10.5% का मार्जिन है ये किसके जेब में जाएगा? इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, अब समझो टेक्निकली ना, जो कासा रेशो होता है ना, ये बैंक के लिए चीप सोर्स ऑफ फंडिंग माना जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं और उस लोन को भी लैंड करते हैं। पर आरबीआई मान लो लोन देता है 6% पे। तो अगर मैं 6%, मैं बैंक को मान लेते हैं, अगर मैं 6% पे आरबीआई से लोन लेता हूं और 12% पे उसको देता हूं, तो मेरा मार्जिन कितना है? 6%। पर इस केस में मेरा मार्जिन कितना है? 10.5%। तो मेरा फायदा किसमें? तो अगर कासा रेशो किसी भी बैंक के लिए बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव फैक्टर माना जाएगा ना, और गिर रहे हैं तो नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, बैंक के लिए कासा रेशो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि ये चीप सोर्स ऑफ फंडिंग माना जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी बैंक के अगर कासा रेशो बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे आप? बाय करेंगे या सेल? बाय करेंगे। ठीक है, ये समझ लेना। क्लियर है? अब दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर कि बैंक लोन जब देगा तो कितने लोग तब आएंगे लोन लेने के लिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, कम, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो बैंक के पास ज्यादा लोग आएंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है तो बैंक के लिए ये पॉजिटिव माना जाता है। तो इंटरेस्ट रेट का लो होना बैंक के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। अब जो बैंक ने लोन दिया वो वापस ही नहीं आया या ज्यादा लोन डूब गया तो उसको क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एनपीए। तो एनपीए का बढ़ना बैंक के लिए नेगेटिव माना जाएगा और गिरना पॉजिटिव माना जाएगा। तो बैंक ने ज्यादा लोन दिया और वो सभी लोन मैक्सिमम वापस आ गया, तो जो एनपीए का गिरना होगा ये पॉजिटिव होगा बैंक के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां पर समझो कि बैंक के एनपीएस हो गए हाई एनपीएस हो गए, और आपने जो बैंक में पैसा रखा है, क्या बैंक उसके लिए बोलेगा कि मैं आपका पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने जो पैसा दिया था वो डूब गया? बैंक कभी ऐसा तो नहीं कहेगा। 5 लाख तक तो आरबीआई भी गारंटी देता है आपके पैसे की। तो जब बैंक के ना एनपीए बढ़ जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में बैंक अपने प्रॉफिट्स में से प्रोविजन करता है। क्या करता है? प्रोविजंस का मतलब होता है कि जो डूबा हुआ पैसा है हम अपने प्रॉफिट्स में से प्रोविजन करके देंगे। तो बैंक के जब भी प्रोविजंस बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? बैंक को पता है उसके एनपीए बढ़ रहे हैं, तो ये बुरा माना जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट नीचे आ जाएगा उसका। तो जो प्रोविजंस होते हैं ये जब भी बढ़ेंगे ये नेगेटिव माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन बढ़ने नहीं चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? अब जो बैंक कमा रहा है उसे कहते हैं हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIMs। ये इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव है,
तो वही जितने मार्जिन बढ़ेंगे उतना ही तो पॉजिटिव है बैंक के लिए। अब इसके अलावा एक फैक्टर और है जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल प्राइस। अब देखो अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस हाई हैं तो ये इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी और इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट में बैंकिंग का जो ऑपरेशन है वो स्लो होगा। इसकी वजह से क्या होगा, बैंक के शेयर्स गिरेंगे। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हाई हैं तो ये नेगेटिव होता है। और इसके साथ साथ मैं इन्फ्लेशन भी दिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन्फ्लेशन अगर नीचे है तो ये पॉजिटिव रहता है बैंक के लिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये नेगेटिव माना जाएगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग शेयर्स अच्छा करेंगे या बुरा। एक और फैक्टर मेरे को ध्यान आता है, तो एक और फैक्टर मैं बताता हूँ जिसका नाम है मॉनसून। अब देखो सर एक डाउट था सर। बोलिए बोलिए। अगर अच्छा मॉनसून है तो ये पॉजिटिव है। जी बोलिए। इन्फ्लेशन आपने पॉजिटिव है, आपने भी नेगेटिव बोला, भी नेगेटिव होगा, इन्फ्लेशन पॉजिटिव होगा। नहीं, अगर देखो इन्फ्लेशन डाउन है तो डाउन इन्फ्लेशन से क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अप हो गई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, मैंने क्रूड ऑयल के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया है जिसकी वजह से यहां पे मैंने नेगेटिव लिखा है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ये बैंकिंग के लिए क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ना। पर यहां पे मैंने नीचे डाला है लो इन्फ्लेशन रेट, इसका मतलब है कि इसके उल्टा मैंने लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको दोनों अलग अलग एस्पेक्ट समझ में आए। ठीक है, अब अगर मॉनसून अच्छा है तो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मॉनसून अगर बुरा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो मॉनसून जब भी अच्छा आएगा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें कंट्रोल्ड में रहती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हम लोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करते वक्त। अब यहाँ पर कोई भी सवाल है आपका, जवाब पूछ सकते हैं आप। क्लियर है, अच्छे से आगे चल सकते हैं। इसके बाद आ रहा ना समझ में, इसके बाद हम बात करते हैं ऑटो की। अब देखो ये जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो में सबसे बड़ा जो थीम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई 10 करोड़ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, जब ये बिकेंगे तो आप समझ सकते हो कि ऑटो सेक्टर की डिमांड कितनी आएगी। अब तो आप देखते हो कि जो भी नई गाड़ियां ले रहे हैं सब ईवी वाले मॉडल्स ज़्यादा बिकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि ये रेवोल्यूशन की तरह आया है इस सेक्टर में, और ये आने वाले टाइम में तो अभी और चलेगा। तो ये सबसे पहला रेवोल्यूशनरी फैक्टर है जिसे हम कंसिडर करते हैं। दूसरा जो एग्जिस्टिंग मान के चलो जो गाड़ियां हैं अभी भी, जो बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक में यूज़ होते हैं ट्रक्स वगैरह, तो वो अभी डीजल से ही चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी जो क्रूड प्राइजेज है ना, वो इसको इम्पैक्ट तो करते हैं। तो क्रूड प्राइजेज अगर हाई हैं तो इसके लिए नेगेटिव रहेगा। आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोन पे गाड़ियाँ लेते हैं, तो हाई इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रहता है इसके लिए। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव है इसके लिए। ठीक है, अब गाड़ियाँ कब बिकती हैं ज़्यादा, आप देखते हैं फेस्टिवल में, तो फेस्टिवल पॉजिटिव होता है इसके लिए। डिस्पोजेबल इनकम भी पॉजिटिव है। गाड़ियों का मतलब गाड़ियाँ ही नहीं है, बाइक्स भी है ना। तो किसी की अगर 50,000 की सेविंग होती है तो वो बाइक लेने की सोच सकता है। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर हाई है तो अच्छा है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऑटो सेक्टर को जब आप एनालाइज करेंगे तो उसको देखेंगे। अब यहाँ कोई डाउट है पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सेक्टर की, यानी कि जो है टायर सेक्टर। अब देखो टायर सेक्टर के लिए कहते हैं कि जब एक गाड़ी बिकती है तो 5 टायर बिकते हैं, और सिर्फ BMW में 4 होते हैं, बाकी सब में तो 5 ही होते हैं। 5 टायर बिकते हैं। अब आप देखोगे कि ऑटो सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है तो टायर भी बिकेंगे ना, पॉजिटिव है। टायर किससे बनता है, तो रबर प्राइजेस अगर कम है तो पॉजिटिव रहेगा। टायर में कालापन किससे आता है, देखो रबर तो वाइट होती है ना, पेड़ों से बनती है, निकलती है। आपने देखा है प्रोसेस रबर का? नहीं, देखना एक बार गूगल करके देखो, नॉलेज होनी चाहिए आपको सारी चीज़ों की। देखा था ना, तो हाँ यस, उसको ब्लैक कलर जो टायर में ब्लैक कलर होता है वो उसे कहते हैं कार्बन से बनता है वो, और कार्बन क्रूड का कंपोनेंट होता है। तो अगर क्रूड महंगा है तो कार्बन भी महंगा होगा। तो क्रूड प्राइस अगर डाउन होंगे ना तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कार्बन की कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। टायर कब ज़्यादा घिसते हैं, मॉनसून में, तो मॉनसून पॉजिटिव होता है इसके लिए, टायर की सेल्स बढ़ जाती है। अब एक इनडायरेक्ट फैक्टर है, डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इसलिए क्योंकि अगर गाड़ियाँ बिकेंगी तो इंटरेस्ट रेट लो होगा तो ज़्यादा बिकेंगे ना, तो ये पॉजिटिव होता है। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब कभी ऐसे सोचा था तुमने
कि ऐसे सोचना पड़ता है सेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए। देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया। तो आपको पता है पावर कितनी तरह से जनरेट होती है, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, विंड पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो कि पावर के बिना क्या ग्रोथ हो सकती है किसी भी कंट्री में? नहीं हो सकती। तो पावर तो एक नेसेसिटी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि पावर बनाने के जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसमें सबसे बड़ा रिसोर्स कौन सा है? कोल, क्योंकि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। तो जब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में कोल है, तो हम क्यों नहीं सारा कोल निकाल लेते और पावर जनरेट कर लेते? क्योंकि एक कंट्री की ना कार्बन ऑमिट की ना एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, और करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी, बैन भी लग सकता है बहुत सारी चीज़ों पे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पोल्यूशन को कंट्रोल करना। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज होने के बावजूद इसकी डिमांड कम नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती है। अभी ऐसा बोला जाता है कि 45-46 टेम्परेचर बहुत इजीली हो जाएगा जून जुलाई में, तो तुम तो घर से भी नहीं निकल पाओगे, है ना? तुम क्या, कोई भी नहीं निकल पाएगा। ऐसा बोला जाता है 48-49 बहुत जल्दी होने वाला है इंडिया का टेम्परेचर, और दुनिया का भी। पॉल्यूशन इतना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सही तरीका, आई मीन सही क्या कहते हैं उसको, सही मेथड नहीं, इथिकली सही होगा? जवाब है नहीं होगा। तो जब सही नहीं होगा तो आपको कुछ ऐसा ऑल्टरनेट ढूंढना है जो सही होगा, और वो कौन सा होगा? सोलर। सोलर क्यों पता है? बोलो। तो कहने का मतलब है आपके पास अगर चॉइस हो तो किससे आप प्रोड्यूस करोगे? सोलर से। इंडिया में धूप हर जगह निकलती है ना, कोई ऐसी सिटी स्टेट बताओ जहाँ धूप नहीं होती है? नहीं है ना। आप यूके जाओगे ना, वहाँ पे आपको 3 महीने धूप मिलेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है गोरों को, इसीलिए तो हमारी कंट्री में आते हैं धूप लेने के लिए। यस, है ना? समझ पा रहे हो? हमारी कंट्री, सोचो हमें भगवान का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या दिया? नेचुरल रिसोर्स के रूप में सनलाइट भी इतनी दे दी कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो बाकी के एनर्जी प्रोड्यूस करने के तरीके हैं ना, उनमें बहुत लिमिटेशन है। जैसे विंड पावर अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो विंड से पावर तो बनती है पर कैपेसिटी जनरेट नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हाइड्रो से करते हो तो उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एनवायरनमेंट को बहुत लॉस होता है। बांध बनाओगे, लॉस होगा। तुमने देखा ना टीरी में बनाया तो क्या हुआ। हाँ, तीसरी चीज़, अगर तुम बनाओगे न्यूक्लियर पावर तो पावर जनरेशन तो बहुत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है तुम्हारे पास? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो बचा क्या? सोलर। अब सोलर की अच्छी बात क्या है कि कैपेसिटी भी जनरेट होती है अच्छी वाली। और तुम्हें जानकारी दे दूं कि गुजरात में ना 40% सोलर से सप्लाई होती है बिजली की। आप सोचो, लेह लद्दाख में तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, इधर देखो उत्तराखंड में जितने भी रिजॉर्ट बने हुए हैं सब सोलर प्लांट लगाए हुए हैं। आप समझ पा रहे हो एक अच्छी बात कि सोलर अच्छा सब्स्टिट्यूट है पावर जनरेटिंग का, और पावर जनरेशन अगर होगी तो सोलर की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसका मतलब क्या है? हम सब्स्टिट्यूट के रूप में सोलर एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी को देख सकते हैं। तो क्या तुमको नहीं लगता कि ये जो ग्रीन एनर्जी है ये नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है? तो जो ग्रीन एनर्जी है ना, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट पोर्टफोलियो स्टॉक इसी में से आने वाला है। मेरे हाथों को एक्चुअली याद रहता है, दिमाग को नहीं। मैं बोलते बोलते लिखता हूँ ना, तुमने देखा है हाथों को स्पेलिंग याद होती है। जब दिमाग करेक्ट करता है तो लगता है गलत लिख दिए। तो दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग कह रहा है तो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो शेयर्स हैं और ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने तुम्हें वैसे बता दिया जो भी फंडा था। ठीक है, बट इसके लिए हम कोई पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला सेक्टर है टेलीकॉम। अब देखो, ये टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जिसको आपने कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मल्टी बैगर नहीं मिलेगा आपको। अब आप देखते हो आइडिया 11-12 रुपए का शेयर है, तो आपके मन में आता है सस्ता है, खरीद लेते हैं। तो सस्ता है इसलिए नहीं खरीदना, उसमें पोटेंशियल है इसलिए खरीदना है। तो अगर पोटेंशियल नहीं है तो नहीं खरीदना, भले ही आपको फ्री में क्यों ना मिले। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा पोटेंशियल है कि नहीं? तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो देखो, जो टेलीकॉम बिजनेस होता है वो कैसे चलता है मुझे बताओ। सबसे पहले तुमने देखा है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमको कनेक्टिविटी चाहिए, और कनेक्टिविटी किससे मिलती है? स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम सबको पता है क्या होता है? सब ने 9th 10th में पढ़ी है, साइंस तो पढ़ाया जाता है। क्या होता है बताओ, बोलो बोलो।
मेगाहर्ट्ज समझते हो, ये कनेक्ट करता है ना सिग्नल्स को। तो आप देखते हो कि जो मोबाइल में कनेक्टिविटी आती है वो आती है इसकी वजह से, और ये ऑक्शन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। आपको मैं जानकारी दे दूं, स्पेक्ट्रम जितना भी सरकार के पास होता है वो सभी ऑक्शन नहीं किया जाता, उसका एक बड़ा हिस्सा आर्मी के लिए रखा जाता है। आपने देखा है किसी भी बुरे से बुरे हालात में आर्मी का फ़ोन कनेक्ट करता है, आपका नहीं करेगा। आप तो इस जेल रोड पे चले जाओ, यहाँ पे सिग्नल आउट हो जाते हैं, आप समझ पाते हो। बट एक आर्मी के कैंप में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी दूर से दूर, उसको कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के पास स्पेक्ट्रम होता है जो वो अपने सुरक्षा उसके लिए यूज़ करती है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए यूज़ करती है इनफैक्ट, ठीक है। तो सरकार के पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो सेना को ज़्यादा दिया जाता है, और जो बचता है उसको कर दिया जाता है ऑक्शन। और ये कंपनियों के लिए जब ऑक्शन होता है तो बोलियां लगती हैं, जो कंपनियां ज़्यादा ऊंची बोली लगाती है उसको स्पेक्ट्रम दे दिया जाता है। और यही मेजर कॉस्ट है किसकी? टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की, क्योंकि यहाँ से रिकवरी नहीं होती है। देखो हमारे इंडिया में ना एक कल्चर है, कल्चर क्या है बोलो? ये किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक ह्यूमन साइकी के बारे में बोल रहा हूँ कि इंडिया के लोग इस तरह के हैं कि उनको फ्री की चीज़ अच्छी लगती है। बोलो सही है गलत? यही रीज़न है दिल्ली की सरकार जो चला रहे हैं वो फ्री पानी और बिजली दे रहे हैं, इसीलिए सरकार चल रही है। बाकी तो देखो मैं किसी को सही गलत बोलने वाला कौन होता हूँ, पर जो चीज़ है वो गलत, जो गलत है वो गलत है। आप सोचिए कि अगर एक इंसान से ये चीज़ें आप छीन लोगे ना तो वो आपको वोट नहीं करेगा, ऐसा ही है, क्योंकि वो दे ही आपको वोट इसलिए रहा है कि उसका फ़ायदा हो रहा है। पर ये फ़ायदा ना लॉन्ग टर्म में देश के लिए नुकसान देता है। आपने बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी देखी होगी, चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे वेनेजुएला हो, इसी तरह से ख़त्म हो गई। तो फ्री की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पर भी सिस्टम यही है कि हमारे देश में एक कंपनी है जियो, जिसने जब शुरुआत की 2004 में, तो तब भी इसने क्या किया, फ्री में लोगों को मोबाइल फ़ोन दिए, 500 रुपये का कनेक्शन दिया और लोगों को आदत लगा दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, कंपनी बर्बाद हो गई। और कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, कंपनी का नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसका शेयर आज 1 या 2 रुपये का है। आप समझ रहे हैं? इसका शेयर कभी हुआ करता था 1000 रुपये का। आप सोचिए 1000 रुपये से 1-2 रुपये होने का रीज़न क्या है कि फ्री की चीज़ कभी भी सस्टेन नहीं करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप सब्सक्राइबर से ज़्यादा पैसा ले लो तो वो ऐसे प्लान को स्विच कर लेते हैं जहाँ पर उनको कम पैसा देना पड़ रहा है। तो इंडियन कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस सेक्टर की, क्योंकि जो इनके खर्चे हैं वही मीट नहीं हो पा रहे। आप समझ पा रहे? तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम के लिए एक ऊंची कॉस्ट लगाई जाती है, ऊंची कॉस्ट देनी पड़ती है। और फिर जब आप सर्विसेज डिलीवर करते हो तो उधर से जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, जिसे हम आरपू भी बोलते हैं, तो काफ़ी लो होते हैं ये, जो काफ़ी नेगेटिव है। इंडिया में आपको पता होगा कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आता है वो दुनिया में सबसे कम आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप जानते हो कि उनको नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी कंपनी जो है ना रिस्क नहीं लेती है पैसा बढ़ाने का, क्योंकि बिजनेस लूज़ करना एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी इनके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सर्विस डिलीवर करने के लिए ना टावर की भी ज़रूरत पड़ती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है अब नए टावर नहीं लगते हैं, आपको पता है ना, रेडिएशन की वजह से नए टावर नहीं लगते हैं, टावर सिर्फ शेयर होते हैं, आपको पता होगा। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। और चौथी चीज़ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है। ये जो सब्सक्राइबर हैं ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही पॉजिटिव रहेगा। तो सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव है। अब ऑल इन ऑल एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी कॉस्ट से ज़्यादा इनके रेवेन्यू नहीं होते हैं, खर्चे होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। तो पोर्टफोलियो में तो इन्हें शुमार मत करिएगा। हाँ, ट्रेडिंग के लिए आप ज़रूर इन्हें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट। और बहुत सारी चर्चा हो सकती है इस पर क्योंकि हमारे काम की नहीं है। जितना समझना था उतना आपने समझ लिया, नहीं तो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत केस स्टडीज़ मैं दे सकता हूँ उसकी, पर देना नहीं चाहता क्योंकि आपके काम की नहीं है। अगला सेक्टर कौन सा लें बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कब खरीदते हैं? फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा। लो इंटरेस्ट रेट, देखो गांव देहात में तो क्या होता है, लोग 10,000 की चीज़ भी फाइनेंस कराते हैं ना,
देखा है आपने? तो लो इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है इसके लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डिस्पोजेबल इनकम भी पॉजिटिव है, अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव है। ये 3 चीज़ें देख लेना आप, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए अच्छी मानी जाती है। ये सेक्टर देखो अंडर परफॉर्म था पिछले 10-12 सालों से, पर अब चलने लग गया है। इसके लिए पॉजिटिव हुआ कोविड, क्योंकि कोविड में लोगों को ये समझ में आया वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एक बड़े घर की ज़रूरत पड़ती है, एक कमरा चाहिए जिसे वो एक वर्क प्लेस बना सकें, ठीक है। तो सब बड़े घर ले रहे हैं आजकल, उसके पीछे कोविड जिम्मेदार है, और ये पॉजिटिव यहाँ इस सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव ही काम कर रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो घर तो लोग पता ही है आपको लोन पे ही लेते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डाउन है तो भी घर बिकने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव माने जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है लोग फेस्टिवल पे घर बुक करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा घर की सेल होती है, तो जो फेस्टिवल्स हैं वो भी पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर के लिए। और यहाँ पे चौथी चीज़ क्या होती है ना कि टैक्स में रिबेट मिलती है, डिडक्शन मिलता है, तो इस वजह से भी घरों की बिक्री होती है। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं ये रियल एस्टेट के लिए आप समझ सकते हो पॉजिटिव है। तो अभी इंफ्रा भी कर लेते हैं। इंफ्रा में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, रोड्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, सब इंफ्रा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का कब अच्छा करता है पता है? जब देश में ग्रोथ होती है। सिर्फ एक ही रीज़न है जिसमें आपको पहचानना है कि कब ये सेक्टर चलेगा। देखो जब जीडीपी बढ़ेगा ना तभी होगा, इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा, खर्चा भी तभी होगा देश का। तो ग्रोथ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं आप इस सेक्टर को, सिर्फ केवल और केवल ग्रोथ के साथ। अब बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, ग्रोथ होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, घरों की, तो सीमेंट की बिक्री भी होगी, तो ये ग्रोथ के साथ अच्छा करता है, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट इसके लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन होते हैं तो इसके लिए अच्छा है। अब आप सोचेंगे क्रूड प्राइस डाउन होना इसके लिए कैसे पॉजिटिव है? जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना डीजल से चलते हैं, शाबाश, तो अगर डीजल महंगा हो गया तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इसीलिए लो क्रूड ऑयल प्राइसेस इनके लिए अच्छे होते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स आप देख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो केमिकल सेक्टर है ना, ये केमिकल सेक्टर वो सेक्टर है जो एवरग्रीन सेक्टर है, पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि आज के टाइम पे मुझे एक ऐसी चीज़ बता दो जिसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता। मुश्किल है ना? हर चीज़ में केमिकल का यूज़ हो रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि अगला मल्टी बैगर इस सेक्टर से आ सकता है? तो ध्यान रखना, इसके लिए ट्रिगर बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है ना, चाइना। चाइना में ना केमिकल बनाने वाली बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जिसका फायदा किसको मिला? इंडिया को मिला। पर इसका एक ना चैलेंज है। चैलेंज पता है क्या है? चैलेंज ये है कि केमिकल से ना वाटर पोल्यूशन बहुत होता है, समझ रहे हो? ये एक चैलेंज है। अदरवाइज ये सेक्टर बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल एवरग्रीन है, चाइना का जो शटडाउन है इंडस्ट्रीज़ का हमारे लिए पॉजिटिव है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखनी नहीं है। पर हाँ, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन आता है ना, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी, इससे ना इन्फ्लुएंस हो जाता है ये सेक्टर। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे केमिकल को तो इनकी जो इनकम है और बढ़ेगी, और ये और अच्छा करेंगे परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप केमिकल सेक्टर के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और सेक्टर है जिसकी हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे, केमिकल जैसा ही है। अभी जो फर्टिलाइजर सेक्टर है ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो मॉनसून अगर अच्छा है तो फर्टिलाइजर की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, और कम है तब भी बढ़ती है आजकल तो, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी एडवांस हो गई हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर भी एवरग्रीन सेक्टर माना जा सकता है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। अब एंटरटेनमेंट में ना 2 सेक्टर ब्रॉडली हम मान सकते हैं। पहला मीडिया एक सेक्टर है, और मीडिया में 2 तरह की मीडिया को हम बोल सकते हैं। वैसे तो 3 तरह की होती है। तो पहली हो गई इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें टीवी चैनल्स वगैरह आ जाएंगे। दूसरी हो गई प्रिंट मीडिया, जिसमें पेपर वगैरह आ जाएंगे। और तीसरी हो गई एंटरटेनमेंट। अब इनमें से ना ये दोनों प्रॉफिटेबल नहीं है ज़्यादा, और कौन सा प्रॉफिटेबल है? एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में भी पीवीआर जैसे शेयर हैं, आप देखते हो। ये कब अच्छा करते हैं पता है? 3 चीज़ें, शाबाश। सबसे पहला, जब एक ब्लॉकबस्टर मूवी आती है तब ये शेयर्स अच्छा करेंगे, फेस्टिवल्स पे अच्छा करते हैं,
और डिस्पोजेबल, शाबाश, डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ जाती है तो अच्छा करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से प्लेस की जाती है। तो ये 3 चीजें देखिएगा, हाई डिस्पोजेबल इनकम, फेस्टिवल्स एंड मल्टी जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी की। फार्मा हो गया, नहीं हुआ? चलो फार्मा कर लेते हैं। अब फार्मा शेयर्स क्या होते हैं? देखो फार्मा शेयर्स नॉर्मली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फार्मा के लिए ना आपने 4 चीजें देखनी है। पहला तो अगर किसी भी नई दवाई के लिए पेटेंट मिल गया तो ये बड़ा पॉजिटिव होता है इनके लिए, क्योंकि इनको एक नई मार्केट मिल जाती है। दूसरा होता है इनके लिए कि भाई जो स्ट्रॉन्ग डॉलर है ना, स्ट्रॉन्ग डॉलर अगर हो जाए तो भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनका रेवेन्यू डॉलर में आता है, ठीक है। तीसरी चीज, ये एक्सपोर्ट करती है ना, तो यूएस FDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, ये बेसिकली इनको ऑडिट करती हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन देती हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब समझते हो? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है खामियां। जब इन्होंने लैब में कोई खामी ढूंढी तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन रेज कर दी कि अब तुम इस खामी को जब तक दूर नहीं करते हो कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं करोगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है बड़ा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फार्मा सेक्टर के लिए, ठीक है, ये देख लेना। और कभी भी शेयर मत खरीदना जब भी ये हो। हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल देखो जब से कोविड आया ना उसके बाद तो हॉस्पिटल में तुम देखते हो बेड्स ही खाली नहीं होते हैं लोगों का जो। अच्छा, कुछ टाइम पहले तक ना मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। कंफ्यूज इसलिए रहता था कि आईसीयू का मतलब ना मेरे लिए वो होता था कि जब जिंदगी के जीने मरने की बात है तभी बंदा आईसीयू में जाता है, ऐसा मुझे लगता था। बट आजकल बेड्स की कमी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, तो क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए आईसीयू में रख देते हैं। समझ रहे हो? आधा तो बंदा वैसे ही डर जाए, क्या आईसीयू में क्या कर रहे हैं हम, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हॉस्पिटल सेक्टर है ना आज के टाइम पर तो भाई बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हर तीसरा बंदा आज के टाइम पे बीमार होता है हॉस्पिटल ही जाता है ना। तो इनका बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, एवरग्रीन बिजनेस है, डरा देते हैं। तो जब भी कोई नई बीमारी आती है ना तो वो हॉस्पिटल के लिए बड़ी पॉजिटिव होती है। नई बीमारी, कोई भी न्यू मार्केट में बीमारी आएगी, हॉस्पिटल के शेयर्स भाग जाएंगे। इसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये मेरे को लगता है बेस्ट है, क्योंकि देखो आज के टाइम में जो यूथ है ना वो हेल्थ कॉन्शियस है। तो एक बीमार बंदा भी और जो बीमार नहीं है वो भी हेल्थ टेस्ट तो करा ही रहा है, ठीक है। इनकी कॉस्ट जो होती है ना वन टाइम होती है, एक मशीन लगा दी, सालों साल तक टेस्ट होते रहेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अर्निंग वाली बात है। तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर मुझे अच्छे लगते हैं। एक्सप्लेनेशन बस यही है इसका जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इसके बाद होटल। अब देखो होटल जो इंडस्ट्री है ना ये भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कल्चर पे चल रही है आजकल तो, ठीक है। तो लोग घूमने जा रहे हैं तो रुकेंगे तो होटल में ही, ठीक है। तो होटल के लिए हम फेस्टिवल देखते हैं और डिस्पोजेबल इनकम देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये 2 फैक्टर देखते हैं, बाकी ये काफ़ी पॉजिटिव है, पर अभी काफ़ी चल चुके हैं शेयर आप देखोगे, तो मुझे लगता है अवॉइड करना है इस सेक्टर को, ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद इंसान खुश होता है तब भी पीता है, दुख में भी पीता है। आज के टाइम पे जो यूथ है ना सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट कर देती है इस बिजनेस को। और तीसरी चीज़ है डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ती है तो भी ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। फेस्टिवल बोल सकते हो। ये पोर्टफोलियो शेयर्स हैं, ध्यान रखना होने चाहिए। अब देखो टेक्सटाइल जो बिजनेस है ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कॉटन प्राइजेस जब कम होते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, फेस्टिवल पे लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, पॉजिटिव रहता है। और डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ती है तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं टेक्सटाइल बिजनेस के लिए। आईटी एवरग्रीन सेक्टर है, पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो आईटी सेक्टर कैसे काम करता है? सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट जब अच्छा करती है ना तो आईटी सेक्टर सबसे पहले अच्छा करता है, ध्यान रखना। ग्लोबल मार्केट का पॉजिटिव होना आईटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आईटी कंपनी को बिजनेस कहाँ से मिल रहा है? बाहर से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होती है, तो ये अच्छा करता है। और इंटरेस्ट रेट लो रहने चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन जब होगा तो आईटी अच्छा करेगा, तो इंटरेस्ट रेट डाउन होने चाहिए। ये 2 फैक्टर देखते हैं हम आईटी के लिए। पहले देखा जाता था स्ट्रॉन्ग डॉलर भी,
पर आजकल करेंसी हेज कर लेती हैं कंपनियां तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरग्रीन बिजनेस है, पोर्टफोलियो में ज़रूर 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 होना चाहिए। अब ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि आप देखते हो कि अगर लॉजिस्टिक, ज्वेलरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए कराए नहीं जानबूझ के। अब ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, ये एक्चुअली में जब हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं इकोनॉमी बनने की, तो ये वो सेक्टर होगा जो इसे बनाने में बहुत मददगार होगा। तो देखो, लॉजिस्टिक ऑयल के प्राइसेस से ड्रिवन हो जाता है, तो ऑयल प्राइसेस, जो क्रूड प्राइसेस हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ऑयल प्राइसेस डाउन है तो इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए और सारे फैक्टर्स काम नहीं करते, पॉजिटिव तौर पे ही काम करते हैं, ठीक है। हालांकि एक बाल्टिक इंडेक्स होता है जिसको हम देखते हैं, ठीक है, उसमें जो फेयर होते हैं ना, उसकी बात करते हैं हम, तो वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा, ठीक है। तो एक फेयर होता है जिसे हम एवरेज फेयर बोलते हैं, बाल्टिक इंडेक्स के नाम से उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। उससे ही पता चलता है कि जो लॉजिस्टिक फेयर चार्ज कर रही है वो कितने ज़्यादा हैं। तो जब वो बढ़ते हैं तो इनकी कमाई भी ज़्यादा होती है, जब वो गिरते हैं तो उनकी कमाई भी कम होती है, ठीक है। पर वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लाइक आई सेड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रूड ऑयल से इसे जज कर लेना, ठीक है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।